चलिए हम लोग फिर शुरू करते हैं अपनी उसी वीडियो को कि भारत के एकीकरण की कहानी क्या थी। अब तक हमने देखा था 15 अगस्त 1947 तक की बातें। अब हम जानेंगे उसके बाद की बातें। तो उससे पहले हम जो है आपको बता दें कि भाई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था क्या। पिछली वीडियो में टाइम ही नहीं मिल पाई। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या विलय पत्र कह लीजिए, विलय पत्र, तो ये एक कंडीशन हुआ करती थी, एक शर्त हुआ करता था। इस पे एक या एक ही शर्त नहीं होगी, मतलब शर्त का ये जो है एक पत्र था। इसमें होता क्या था, कई किस किस आप शर्त पे भारत में मिल रहे हैं, देशी रियासत जो थे किस शर्त पे आप भारत में मिल रहे हैं, और एक बार आप मिल जाएंगे तो भारत से कभी अलग नहीं हो सकेंगे। ये सब चीजें जो है विलय पत्र में जो है मेंशन की गई थी। दूसरी बात जो थी कि इस शर्त में एक जो है महत्वपूर्ण जो है चीज आपको ध्यान रखना है, वो याद रखना है आपको, भारत सरकार द्वारा जो दिया जाता था उसका नाम, भाई उनको देशी रियासत जो अगर जो है भारत में मिलेंगी, अपने भारत क्षेत्र में जो है शामिल होंगी, तो उसके बदले में इनको प्रीवी पर्स दिया जाता था। प्रीवी पर्स, ये प्रीवी पर्स एक प्रकार की सुविधा होती थी, फंड होता था यानी वित्त होता था। ये किस लिए दिया जाता था, ताकि जो ये भाई इनकी खर्चा जो है, एक राजा है, एक पूरा देश ही जो है भारत में समझ जाइए मिल रहा है, तो उसकी अपनी जो है कर्मचारी, अपनी शान शौकत, उसके लिए जो है ये एक जो है प्रीवी पर्स नाम का एक फंड दिया जाता था, जिसमें बहुत सारे जो है उनके अपने नौकर चाकर पे खर्च करने के लिए, अपनी जो है गाड़ियों के लिए, आने जाने के लिए, इन सब चीजों के लिए जो है सुविधाएं प्रदान की जाती थी। उस वित्त यानी उस सुविधा को जो है प्रीवी पर्स बोला जाता था। ठीक, तो इस प्रीवी पर्स को बाद में चल के 1971 में इंदिरा गांधी ने समाप्त कर दिया था, क्योंकि इससे जो है एक बहुत बड़ा जो है पैसा जो था वो जो है देशी रियासतों के लिए जो है अलग से निर्धारित किया जाता था। भाई 552 देशी रियासत, उनके लिए जो है अलग अलग अगर प्रीवी पर्स देंगे तो फिर एक अलग बजट ही इनके लिए जो है लाया जाता था। तो बहुत ज्यादा जो है भारत सरकार पे बोझ पड़ती थी, जिससे प्रीवी पर्स समाप्त कर दिया गया। हालांकि शुरुआत में यही कह के मिलाया गया था कि आपकी शान शौकत में कोई कमी नहीं होगी जैसे आप यहाँ राजा हैं उसी तरह आप हमारे यहाँ हमारे देश में मिल जाइए, लेकिन आप राजा ही रहेंगे। आप इस क्षेत्र के शुरुआत में तो हुआ क्या कि जितने देशी रियासत के लोग थे लगभग उनको जो है उस क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया गया था, राज्यपाल नियुक्त किया गया। लेकिन बाद में जो है फिर राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा वही नियुक्त किए जाते रहे, हटा दिया गया। ये सब भी सारी कंडीशन हटा दी गई। तो एक बार जो है भारत में मिलाने के लिए सब सारी चीजें दी गई थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि वो 3 देशी रियासत भारत में कैसे मिली। यदि ये भारत में नहीं मिली होती तो समझ जाइए कि भारत का आज जो स्वरूप है एकदम अलग सा दिखता, क्योंकि एक बहुत बड़ी देशी रियासत हैदराबाद वो भी भारत में नहीं मिलना चाहती थी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले जूनागढ़ की। जूनागढ़ जो देशी रियासत था ये कहां पड़ता है, जूनागढ़ ये वाला एरिया पड़ता है गुजरात में, ये वाली एरिया पड़ती है गुजरात में। जूनागढ़ का राजा कौन था, हमने बताया था महावत खान तृतीय, महावत खान आप समझिए। और इसका जो है मंत्री कौन था, यानी जो है सलाहकार कर लीजिए, शाहनवाज खान, शाहनवाज भुट्टो, जो कि बाद में बेनजीर भुट्टो जो कि पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनती है, उसका ये दादा रहता है, शाहनवाज भुट्टो। ठीक है, जुल्फिकार भुट्टो जो है, जुल्फिकार भुट्टो का ये पिता। तो शाहनवाज भुट्टो जो थे ये महावत खान, ये जो है दोनों जो है क्या थे कि ये पाकिस्तान से मिलने के पक्ष में थे। हालांकि यहाँ की जो जनता थी वो बहुसंख्यक पूरी हिंदू थी, यहाँ की जनता जो है पूरी बहुसंख्यक हिंदू थी, लेकिन राजा जो थे यहाँ के वो थे मुस्लिम। हुआ क्या कि 15 अगस्त को आजादी हुई और 17 अगस्त 1947 को इन्होंने 17 अगस्त 1947 को महावत खान ने क्या किया, अपने आप को अब तक जो स्वतंत्र घोषित किए थे, इन्होंने जो है अपने आप को पाकिस्तान में कहा कि अब हम पाकिस्तान में मिलेंगे, पाक में मिलने का घोषणा कर दिया। अब पाकिस्तान में जैसे ही मिलने का घोषणा किया वैसे ही जो है सरदार पटेल जो थे वो बौखला गए, बोले कि वहां की जनता जो है हिंदू है, दूसरी बात लोगों का मन नहीं है, केवल राजा जो है मिलके करेगा क्या, यहाँ तो कत्लेआम मच जाएगी। वो लोग इस चक्कर में नहीं होते थे कि ये क्षेत्र भारत से जो है बाहर चला जाएगा,
इस क्षेत्र में कि जो है भारतीय क्षेत्र के लोग और जो है पाकिस्तानी क्षेत्र के लोग आपस में लड़ने न लगे, एक नरसंहार न होने लगे, क्योंकि ऐसी ऐसी नरसंहार उन्होंने नोआखली और बंटवारे के समय देख चुकी थी। अब समस्या ये थी कि इसको मिलाया कैसे जाए। तो इसके लिए जो है ये हुआ कि वीपी मेनन जो है उनको भेजा जाए जूनागढ़ और महावत खान से वो बात करें, उनकी शर्त पूछें, पाकिस्तान से मिलने के लिए जो भी सहूलियत मिल रही है उससे ज्यादा जो है सहूलियत हम लोग देंगे, लेकिन वो हमारे भारत में मिले। तो वीपी मेनन को भेजा जाता है, वो जूनागढ़ पहुंचते हैं। जूनागढ़ जैसे ही पहुंचते हैं तो शाहनवाज भुट्टो से भेंट होती है। शाहनवाज भुट्टो जो है कई सारे बहाना करके वीपी मेनन को मिलने नहीं देते हैं महावत खान से, ठीक है, महावत खान से नहीं मिलने देते हैं। तब शाहनवाज भुट्टो अंततः जो है पूरी कोशिश करने के बाद जब जो है वीपी मेनन जो है शाहनवाज भुट्टो से परमिशन नहीं ले पाते हैं, वीपी मेनन निराश होकर लौटते हैं कि भाई जिस काम के लिए गए थे वीपी मेनन वो हो ही नहीं पाया, महावत खान से उनकी मुलाकात ही नहीं हो पाई, तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि किस कारण जो है ये पाकिस्तान में मिल रहे हैं। तो आते आते होता क्या है, जैसे ही जो वीपी मेनन जो है वापस लौटते हैं तो लौटने ही के क्रम में होता क्या है कि मंगरोल एक जगह है, मंगरोल, मंगलौर नहीं, मंगरोल और बावरिया यार्ड, ठीक है, मंगलोर और बावरिया वार्ड है। ये दोनों जगह जो है ये छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, छोटे छोटे राज्य होते थे जो कि इसी जूनागढ़ के अधीन आता था, इसी जूनागढ़ के अधीन हुआ करता था। तो कह लीजिए कि ये अगर शासक है तो ये सामंत हो गए। तो इन दोनों ने जो है क्या किया, इन दोनों यहाँ के राजाओं ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र पे साइन कर दिया जूनागढ़ के नवाब से बिना पूछे, जबकि ये एरिया जूनागढ़ के अधीन आता था। यहाँ के शासक अपने आप में स्वतंत्र नहीं थे, वो उनके अधीन थे, लेकिन उन्होंने जो है बिना पूछे जूनागढ़ यानी महावत खान से बिना पूछे इन्होंने साइन कर दिया किस पे, विलय पत्र पे। अब वीपी मेनन खुश हो गए कि चलो भागे भूत की लंगोटी सही, कुछ नहीं जो हाँ मिला वहां तो छोटे छोटे राज्य ही मिल गए। अब हुआ क्या कि समस्या यहां आ गई कि जब ये जो है दोनों राज्य जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए तो महावत खान ने जो है क्या किया, इन दोनों राज्यों को चारों ओर से अपनी सेना से घेर लिया, घेर के और इन सेनाओं को घेरने के बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को रद्द करने का जो है दबाव बनाया कि तुम लोग जो साइन किए हो उसको रद्द करो। अब ये बात पता चलती है दिल्ली में बैठे हुए सरदार पटेल, माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों को। तो जो है उस समय होता क्या है कि सितंबर में जो है भारतीय सेना भी भेज के इस पूरे वाले क्षेत्र को चारों तरफ से घेर दिया जाता है। जूनागढ़ के जो सैनिक घेरे रहते हैं उनको घेर दिया जाता है पूरा चारों ओर से। अब अभी लड़ाई नहीं होती है, सेनाएं जो है आपस में घिरी हुई हैं। माउंटबेटन इस चक्कर में थे कि माउंटबेटन बोल रहे थे कि एक जो है फिर से नरसंहार न हो जाए, इसलिए जो है आप करिए क्या कि इस बात को उठाइए इवेन्नो में ले जाइए और वहां से मामला सुलझेगी। इतने सब सुनने पे जो है सरदार पटेल एकदम गुस्सा हो गए और उन्होंने बोला कि कोई तीसरा नहीं आएगा, ये सब हम लोग के आपस की बात है, जो होगा हम ही लोग करेंगे और सेना के बल पे ही करेंगे। हालांकि हुआ क्या कि जो है उस जो सेना घेरी हुई थी महावत खान की, उस सेना को हराया गया। हराने के बाद खदेड़ दिया गया। वो सेना जब जो है पहुंची महावत खान के पास तो जो है उसने बोला कि महाराज यानी बादशाह जो हुआ करते थे, आपकी जो भारत की सेना है वो हमारे यहाँ तक पहुंच आ चुकी है, जूनागढ़ तक पहुंच गई है। बहुत ही जल्द वो जो है जूनागढ़ के जो है महल के पास भी देखी जाएगी। तो जूनागढ़ का जो नवाब था महावत खान, वो सोचा कि कहीं हमको मार न दें ये सब, तो वो जो है फटाफट अपनी जो है जो भी राजकोष वगैरह थी उसको लेके अपने 2 कुत्तों को लेके चला गया, अपनी बीवी और बच्चों को यहीं पे छोड़ दिया। क्योंकि महावत खान जो है कुत्तों से बहुत ज्यादा प्यार करता था, वो उन दिनों प्रसिद्ध भी था, 2 कुत्तों का शादी करवाया था, एक कुतिया और एक कुत्ते का। तो वो अपने बीवी बच्चों को छोड़ के शाहनवाज अली भुट्टो को छोड़ के खुद जो है निकल जाता है वहां से। अब जब वहां से पहुंचा पाकिस्तान, ठीक, तो भारतीय सेना पहुंच गई इधर जूनागढ़। शाहनवाज भुट्टो सोच रहे थे कि पाकिस्तानी सेना भेजे तो हम लोग इनको हराएं
और तब जाके हम पाकिस्तान में शामिल हों, ऐसा शहनवाज भुट्टो का सोचना था। लेकिन इस समय तक कश्मीर वाली सिचुएशन शुरू हो गई थी, कश्मीर वाली भी उधर जो घटनाएं थी वो जो है चालू हो गई थी, और पाकिस्तान ने कोई सेना नहीं भेजी। उन्होंने, पाकिस्तान ने तो जूनागढ़ को बस एक मोहरा बनाया था, काम नहीं निकल पाया, छोड़ दिया। अब शहनवाज अली भुट्टो जो थे, शहनवाज भुट्टो, वो उन्होंने अंततः जो है यह स्वीकार किया कि भारत सरकार हमें अपने नियंत्रण में ले ले। ठीक है, तो हुआ क्या कि जो है सितंबर के बाद अक्टूबर और नवंबर में जो है, नवंबर 1947 में जूनागढ़ में भारत सरकार इसको अपने नियंत्रण में ले लिया। किसके कहने पे? शहनवाज अली भुट्टो के। और ये तय हुआ कि भाई जनता के राय से जो है हम यहाँ बात करेंगे। सरकार ने ये तय की, चूंकि जो है पटेल जानते थे कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा जो जनता है वो हिंदू है और वो भारत में ही मिलने के फेवर में होगी। तो पटेल ने कहा कि हम अपने एक जनमत करवाएंगे और उस जनमत के द्वारा जो है ये तय करेंगे कि ये क्षेत्र भारत में रहेगा कि पाकिस्तान में जाएगा। यदि जनमत में जो है ऐसी हो जाती है कि ये पाकिस्तान में जाना चाहते हैं तो बेशक जाएं, कोई समस्या नहीं होगी। तो फाइनली फरवरी 1948 में जनमत करवाया जाता है। ठीक है, जनमत करवाने के बाद होता क्या है कि 1,19,000 लगभग वोट, 1,19,000 वोट भारत के पक्ष में पड़ता है कि हम लोग भारत में मिलेंगे, और केवल 91 जो वोट है, 91, वो पाकिस्तान के फेवर में गिरता है कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे। इस प्रकार से लगभग पूर्ण जो है पूर्ण जनमत द्वारा पूरी तरह भारत में ये जो है क्या होता है, जूनागढ़ मिला लिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है जूनागढ़ की मिलने की कहानी थी। यहां से बस एक ही सवाल पूछा जाता है कि जूनागढ़ किस प्रक्रिया से मिलाया गया? आप कहेंगे जनमत से। कब मिलाया गया? फरवरी 1948 में। और यहाँ का शासक कौन था? महावत खान तृतीय। ये सब जो स्टोरी है आपको एकीकरण के संदर्भ में जब क्वेश्चन पूछ देगा तो लिखने के क्रम में याद रखना होगा, नहीं तो आप ऐसे ही याद रखिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग इसको मिटाते हैं। तो अब हम लोग जो है बात करेंगे हैदराबाद की। ये हैदराबाद को किस प्रकार मिलाया गया? वैसे तो हैदराबाद को मिलाया गया था पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो द्वारा। इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है, लेकिन देखते हैं उसकी कहानी क्या है। तो हैदराबाद के इस समय जो नवाब हुआ करते थे, हैदराबाद वर्तमान में कहां पड़ता है? तो तेलंगाना में। हैदराबाद के उस समय जो नवाब हुआ करता था, उस समय वहां निजाम होते थे। निजाम जो था वो, उसका नाम था उस्मान अली खान। उस्मान अली खान। इस उस्मान अली खान के पीछे दो लोग खड़े थे। पहला, एक इसका सलाहकार, इसका नाम था कासिम रिजवी। और दूसरा व्यक्ति इसका प्रधानमंत्री, जिसका नाम था लाइक अली। ये कासिम रिजवी जो था, ये सत्ता को अपने इर्द गिर्द यानी जितने भी बड़े बड़े उच्च अधिकारी लोग थे वो सब जो है इसके जान पहचान के लोग थे, जो कि अपनी जान पहचान के लोगों को ये रखवाता था। तो यानी कि राजा पे जो है सबसे ज्यादा जो है अगर आंतरिक और जो है मेंटली जो है अगर प्रेशर देखा जाए तो वो किसका था? कासिम रिजवी का था। अब ऐसी परिस्थिति में हुआ क्या कि इस समय का जो निजाम था उस्मान अली खान, इसने घोषणा कर दिया था कि जो है भाई हम अलग रहेंगे। ठीक, अलग रहने के साथ साथ इसने बोला कि पाकिस्तान, यदि हम मिलेंगे भी तो पाकिस्तान से मिलेंगे, भारत से नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये सोचता था कि हमारे यहाँ की जो जनता है, और चूंकि हमारा ज्यादा फेवर जो है किससे, इस साथ जिन्ना से जो है, निजाम का जो है जिन्ना से दोस्ती भी था, तो ये इन सब कारणों से जो है सोचता था कि हम जो है किससे मिलेंगे? पाकिस्तान से।
होता क्या है कि बहुत बातचीत होती है, रिजवी को बुलाया जाता है दिल्ली, रिजवी आते हैं, नहीं बात बनती है। उसके बाद जो है भारत सरकार जो होती है बोलती है भैया कुछ छूट ले लो, तो हम तुम्हें स्पेशल जो है दर्जा देंगे, तुम्हें अलग से जो है सारी व्यवस्थाएं देंगे, तुम हमारे साथ मिल जाओ। बीचों बीच जो है अब हैदराबाद देखा जाए तो पूरा जो है दक्षिण भारत का एक जो है ये आंतरिक जो है गठजोड़ था। ऐसे देख लीजिए, ये हैदराबाद था भाई, ये बहुत बड़ा एरिया था हैदराबाद का, जिसमें वर्तमान का जो है कौन कौन सा क्षेत्र आएगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये सब जो क्षेत्र थे वो आते थे। तो इतनी बड़ी क्षेत्र को भारत सरकार जाने नहीं देना चाहती थी। अब ऐसी परिस्थितियों में लाइक अली और रिजवी जो है ये अड़े हुए थे कि जो है नहीं, हम लोग किसमें मिलेंगे, पाकिस्तान में मिलेंगे। होता क्या है कि भारत सरकार के साथ बातचीत होती है, बोला जाता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और तुम्हारे लिए हम बस छूट देंगे, ऐसा जो है सरकार, जो भारत सरकार होती है वो बोलती है कि बस तुम्हारे लिए छूट देंगे, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और स्टैंड एग्रीमेंट बिल पे जो है साइन कर दो, स्टैंड एग्रीमेंट बिल पे साइन कर दो। तो ये जो है होता क्या है, स्टैंड एग्रीमेंट बिल नहीं कहना चाहिए, स्टैंड एग्रीमेंट जो होता है वो एक तरह से एग्रीमेंट होता है। इसमें जो है ये होती है कि जैसी आपकी स्थिति अभी है जैसी स्थिति आपकी अभी है वैसी ही बनी रहेगी, आपके जो है शान और शौकत और सारी स्वतंत्रता में कोई कमी नहीं आएगी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बस आपका ये रहेगा कि आप जो है भारत के साथ हैं, भारत यानी आपका दूसरा देश ये जो है कहलाएगा नहीं, हैदराबाद कोई दूसरा देश नहीं कहलाएगा, यहाँ लोग आ जा सकते हैं, निवास नहीं करेंगे मान लीजिए, ये सब सारी जो है सुविधाएं दी गई थी स्टैंड एग्रीमेंट में। बोला गया था कि यहाँ पे लोग आके जो है अपना जो है नौकरी वगैरह कर सकते हैं, बस वीजा वगैरह ये सब नहीं लगेगी। तो लेकिन हुआ क्या कि इन्होंने, हैदराबाद वालों ने, निजाम ने इस पे साइन नहीं किया, विलय पत्र पे, स्टैंड एग्रीमेंट पे साइन कर दिया, क्योंकि ये उनके फायदे का था, क्योंकि जैसे हम अभी हैं उसी तरह बने रहेंगे। और इसको साइन करने के बाद इन्होंने जो है, निजाम ने 20 करोड़ रुपए पाकिस्तान को उधार दे दिया, 20 करोड़ रुपए पाकिस्तान को उधार दे दिया। उधार देने के साथ साथ पूरा स्थिति ही बना लिया था कि अब पाकिस्तान से मिलेंगे, ठीक, और अपनी सेना जो है बढ़ाना शुरू किया, अपनी सेना। तो ये सोच रहा था कि अभी तो कश्मीर वाला मामला उठा हुआ है, अब ऐसे में भारत सरकार तो सेना तो भेजेगी नहीं इधर। वो जानता था कि जो है भारत सरकार सेना नहीं भेजेगी, यही अच्छा मौका है पाकिस्तान से मिलने का। होता क्या है कि सरदार पटेल वगैरह, बीपी मेनन, इनको स्पेशल छूट भी देते हैं माउंटबेटन के कहने पे, क्योंकि जो है सरदार पटेल मान नहीं रहे थे, वो कह रहे थे कि सेना भेज के कार्रवाई की जाए, लेकिन माउंटबेटन और नेहरू का मानना था कि नहीं, अभी कार्रवाई करनी उचित नहीं होगी, हम लोग नहीं चाहते कि जो है कोई खून खराबा हो, जनता त्रस्त हो, सीधा सीधी जो है छोटी अगर जो है बात से जो है बन जाए काम, तो जो है बात से बना लिया जाता है। तो इस तरह से जो है इन्होंने एक अपना जो है इसको अलग से विशेषाधिकार दिया, इस हैदराबाद के निजाम को विशेषाधिकार दिया, और बोला कि भैया आप जो है अपना कानून बना सकते हैं, 20,000 तक जो है सेना भी रख सकते हैं, ये सब छूट है आपको, रहिए ना भारत के साथ, इतना चीज तो हम आपको दे रहे हैं, अपना कानून बना सकते हैं, 20,000 तक का सेना रख सकते हैं, बस आपके अंदर क्षेत्र में जो है कब भारत सेना आएगी, भारत की सेना कब जाएगी, जब आंतरिक आपातकाल होगी, अशांति होगी तब, ऐसे जो है भारत की सेना आपके क्षेत्र में नहीं जाएगी। शुरुआत में तो जो है कुछ दिनों तक जो है निजाम माना, लेकिन बाद में उसने कहा कि नहीं, हमें पूर्ण आजादी चाहिए, पूर्ण आजादी। अब पानी सर से ऊपर हो गया था, अब एक ही उपाय बचा था, सेना की कार्रवाई। तब पटेल बार बार अड़े रहे कि अब सेना की कार्रवाई करने दिया जाए। तब फाइनली होता क्या है कि ये जो होते हैं आपके सरदार पटेल, वो अगल बगल के छोटे राज्यों को
उस पर चढ़ाई करवाते हैं। और हैदराबाद के अगल बगल का जो छोटा, जैसे ये हैदराबाद है तो इधर इधर से जो राज्य थे, देसी रियासत, इनसे चढ़ाई करवाते हैं सेनाओं से। और भारतीय मिलिट्री भी यहाँ पे आती है, भारतीय मिलिट्री आती है, और मिलिट्री के तहत जो है ऑपरेशन कैटरपिलर चलाया जाता है। ऑपरेशन कैटरपिलर, इसी को बोला जाता है ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो, इसी को बोला जाता है पुलिस कार्रवाई। पुलिस कार्यवाही द्वारा जो है क्या किया जाता है, इसको मिला लिया जाता है, इसको भारत में मिला लिया जाता है। ये जो सेनाएं जब एक बार घुसती हैं तो पूरा उस्मान अली खान अपने आप को सरेंडर कर देते हैं घबरा के, क्योंकि जो है सेना एक एक क्षेत्र इनका कब्जा करते जा रही थी। अगर कब्जा लेती तो जो है फिर इनको कुछ भी नहीं मिलता जो मिलने वाला था। फाइनली ये जो है आके जो है क्या करते हैं, इस बात पे राजी हो जाता है कि हम जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्सेशन पे साइन कर रहे हैं, क्योंकि जनता भी यही चाहती थी। जनता सेना का भरपूर साथ दे रही थी। इंडियन सेना जो गई थी पुलिस कार्रवाई के द्वारा, तो हैदराबाद की जनता भी साथ दे रही थी। हैदराबाद की जनता चाह रही थी कि हम भारत में ही मिल जाएं। ठीक है, तो हमने इस पे बात किया। अब समय इस पे तो है नहीं, कश्मीर वाले पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें उस्मान अली खान की कुछ बातें। उस्मान अली खान जो था, ये समझ जाइए कि हैदराबाद का जो निजाम था, हैदराबाद का निजाम, यह उस समय का भारत का सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करता था। भारत का सबसे अमीर उस समय जो है 1947 के दौर में 236 अरब डॉलर जो है इसकी पूंजी आकी गई थी। और टाइम मैगजीन इस जो है रिपोर्ट को निकाला था कि जो है इस समय ये भारत का सबसे अमीर व्यक्ति और दुनिया का 5वां सबसे अमीर व्यक्ति था। ठीक है, ये जो है टाइम मैगजीन द्वारा जो है निकाला गया था। उस्मान अली खान अपने कंजूसी के लिए भी जाना जाता है। इसने जो है 5000 किलो यानी 5 टन सोना जो है भारत सरकार को दिया था 65 की लड़ाई के बाद से। 1965 की लड़ाई जब हुई थी तो भारत सरकार घाटे में हो गई, तो इसने जो है 5 टन सोना भारत सरकार को दिया था। उसके बाद यदि हम आपको बताएं तो उस्मान अली खान एक हीरा जिसका दाम लगभग 1000 से 1500 करोड़ के बीच में था, 1000 से 1500 करोड़ के बीच में, उस हीरे को क्या करता था, वो पेपर वेट का काम करता था, जिसे पेपर दबाने का, पेज दबाने का काम लेता था उससे। तो ये इसकी जो है कुछ ऐसी चीजें थी।